धर्मपुर नाम का एक गांव था जहां किशन अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहा करता था। वो अपने परिवार का बहुत ख्याल रखता था। गांव हाईवे के करीब होने के कारण वहां का व्यापार बहुत अच्छा चलता था। किशन वैसे तो एक गरीब किसान था। उसका शहर जाकर दुकान खोलने का सपना था। काश मैंने अपनी माँ की बात मान ली होती तो मैं आज इस कदर परेशान नहीं होती और अपना भविष्य तुम्हारे साथ नहीं देखना पड़ता। तुम हर सुबह मुझे ताना सुनाती हो, अपने मायके क्यों नहीं चली जाती? यहाँ तुम्हें कम से कम 2 वक्त की दाल रोटी तो मिल रही है, वहाँ तुम्हें क्या मिलेगा? देखिए जी, आप भले ही मुझसे जो जी में आए कहिए, लेकिन मेरे मायके वालों के बारे में कुछ मत कहिए। अच्छा बाबा ठीक है, पर तुम इतनी बौखलाई हुई क्यों हो? बच्चों ने कितने दिनों से बर्गर और पिज़्ज़ा नहीं खाया है। उनकी जिद है कि अब उन्हें घर का खाना नहीं खाना। तुम तो जानती हो भाग्यवान, इस बार खेती में ज्यादा बारिश के कारण हमें कितना नुकसान हुआ है। ऊपर से नील गाय कितने सारे आ गए हैं। अब हम खेती बाड़ी तो कर ही नहीं सकते। ये मैं समझ सकती हूँ, पर बच्चों को कौन समझाए? किशन अपने दोनों बच्चों को स्कूल से घर लेकर आता है। बच्चे घर के अंदर आते ही सवाल पूछने लगते हैं। पापा, मेरा पिज्जा कहाँ है? ना पिज्जा है और ना बर्गर। यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हाँ पापा, मेरे सारे क्लासमेट्स टिफिन में बर्गर और पिज्जा लेकर आते हैं और एक हम है कि भिंडी लौकी खाते रहते हैं। बहुत बेइज्जती होती है हमारी। तुम दोनों चिंता न करो, हमारा समय भी बदलेगा। कुछ दिन और इंतजार कर लो। किशन और बच्चों की बात सुनकर साया की आंखों में आंसू आ गए। तब साया ने किशन से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती हूँ। मेरा भाई उन्हें ये सारी चीजें लाकर दे देगा जो आप नहीं दे पा रहे हैं। इतना कहने के बाद साया अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती है और किशन घर पर अकेला रह जाता है। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए। हे भगवान, अब और कैसे दिन देखूंगा मैं? मुझे ही कुछ करना होगा। किशन को रोता देख वहाँ पर गांव के बहुत बड़े जमींदार रामचरण सिंह आ गए और किशन से पूछने लगे। किशन, क्या बात है भाई? क्यों गंगा जमुना बहा रहे हो? ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी? अरे जमींदार साहब आइए, अब क्या बताऊं, खेती बारिश की वजह से खराब हो गई। पत्नी बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। मेरे पास परिवार कहने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। ना परिवार साथ है, न किस्मत। जैसा कि मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, बात पैसे की समझ आ रही है कि आर्थिक स्थिति तुम्हारी संकट में है। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे शहर जाकर कोई व्यापार करना है, पर मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। एक काम करो, तुम मुझसे कुछ पैसे ले लो। मैं तुम्हें पूरे 2000 रुपए देता हूँ। उन पैसों से शहर चले जाओ। जब तुम्हारे पास हो जाए तब तुम मुझे मेरे पैसे लौटा देना। और क्या? बड़ी मेहरबानी होगी साहब, इतना मेरे लिए किसी ने भी नहीं किया। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं आपके पैसे ब्याज सहित लौटा दूंगा। किशन जमींदार से पैसे ले लेता है और शहर चला जाता है और शहर में दर बदर भटकने के बाद उसे एक आटा चक्की में नौकरी मिल जाती है। किशन, तुम्हें मैं महीने के 8000 रुपए दूंगा। तुम्हें मन लगाकर आटा चक्की की दुकान में काम करना है। मुझे तुम्हारी कोई भी शिकायत नहीं सुननी। जैसा आप कहें, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। किशन कुछ दिन उस आटा चक्की में काम करता है। एक दिन हिसाब के हेर फेर की वजह से उसका उस आटा चक्की के मालिक के साथ झगड़ा हो जाता है। मैंने तुम्हें कितना ईमानदार समझा था, पर तुम तो चोर निकले। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। निकल जाओ मेरी दुकान से और इस बाजार में कभी नजर मत आना।
तुम्हें यहाँ अब कोई भी काम नहीं देने वाला। मैंने आपके यहाँ पर कोई भी चोरी नहीं की। आप मुझ पर ऐसा झूठा इल्जाम मत लगाइए। और हाँ, मुझे भी आपके पास कोई काम नहीं करना। मेरी 2 महीने की तनख्वाह मुझे दे दीजिए बस। किशन अपने मालिक से पैसे लेकर सामने वाले पिज्जा की दुकान पर बैठ जाता है और देखता है। आओ आओ, गर्मा गर्म पिज्जा खाओ। यार मैं अकेले कितना काम करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई एक बंदा मिल जाए तो मैं उसके ऊपर अपनी जिम्मेदारी सौंप दूं। लच्छू की बात सुनकर किशन उसके पास चला गया और कहने लगा, भाई साहब, क्या मैं आपकी दुकान में काम कर सकता हूँ? मुझे भी पिज्जा बनाना सिखा दीजिए। मैं लोगों के जूठे बर्तन धोने के लिए भी तैयार हूँ। लगता है ये मजबूर है। इसकी मजबूरी का मैं बखूबी फायदा उठाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम मेरे दुकान में काम कर सकते हो, लेकिन एक ही शर्त पर। मैं तुम्हें तनख्वाह सिर्फ 2000 ही दूंगा और काम पूरे दिन करवाऊंगा। मुझे ये शर्त मंजूर है, मैं जरूर काम करूंगा। इतना कहकर किशन उस दुकान पर काम करने लगा। धीरे धीरे 1 महीने बीत चुके थे। किशन अब पिज्जा बनाना बखूबी जान चुका था। थोड़े से पैसे जमा करके किशन अपनी पत्नी और अपने बच्चों से मिलने अपने ससुराल पहुंचता है, जहां वो देखता है कि उसके बच्चे जूते सिलने और उन्हें पॉलिश करने का काम कर रहे हैं और उसकी पत्नी साया लोगों के घरों में काम कर रही है। आओ साहब, जूते पॉलिश करवा लो, सिर्फ 10 रुपए में। ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 रुपए में। आ जाओ, आ जाओ। अपने बच्चों की ये दशा देखकर किशन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनके पास जाकर उनसे कहता है, ये सब क्या हो रहा है मेरे बच्चों? तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? और तारा की मम्मी कहाँ है? अपने पिता किशन को देखकर दोनों बच्चे उसके गले लग जाते हैं और उसके पास रोने लगते हैं। किशन को देखकर साया भी बड़ी खुश हुई और किशन से कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिएगा जी। मेरी छोटी सी गलती की वजह से बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। मैं यहाँ पर अपने भाई और उसकी पत्नी की बहुत ताने सुनती हूँ। बस अब बहुत हुआ, चलिए अब अपने घर चलिए। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। मुझे तुम्हारे भाई से मिलना है। आखिर कैसे वो मेरे बच्चों से जूते पॉलिश करवा सकता है? किशन साया के बड़े भाई यानी अपने बड़े साले से जाकर मिलता है और उससे गुस्से में कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बच्चों से काम करवाया और मेरी पत्नी से भी। अब क्या करूं? मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं कि मैं इन्हें हर रोज इनके मन का खाना खिला सकूं, और इतना ही है तो इन्हें लेकर यहाँ से चले जाओ। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर यहाँ से जा रहा हूं। किशन अपने बच्चों और अपनी पत्नी के साथ अपने गांव चला आता है और देखता है कि रामचरण ने उसके घर और खेतों पर कब्जा कर रखा है। अरे आओ किशन आओ, मेरे ब्याज के पैसे मुझे दे देना और अपना घर छुड़वा लेना। पर 2000 रुपए के लिए आपने मेरा घर और खेत कैसे ले लिया? 2000 नहीं, मैंने तुम्हें पूरे 20,000 दिए थे और अब उसका ब्याज और सूद मिलाकर तुम्हें मुझे पूरे 1 लाख देने हैं। पैसे दो और अपनी जमीन और अपना घर ले जाओ। रामचरण ने किशन को अपने घर से बेघर कर दिया और किशन अपने परिवार के साथ रास्ते पर आ गया। और तब किशन ने अपनी पत्नी साया से कहा, तुम चिंता ना करो भाग्यवान, मेरे पास एक तरकीब है जो हमें करनी है। मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? जब मैं शहर में था तो मैंने पिज्जा बनाने का काम सीखा था और अब मैं वही इस गांव के पास लगे हुए हाईवे के सामने खोलूंगा और पिज्जा बेचूंगा। क्या? सच?
आप सच में पिज्जा की दुकान खोलेंगे? जैसा आप कहें जी, मैं तो कब से चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो और मैं दुकान चलाऊं। और तो और मुझ में दुकान चलाने का हुनर भी है। तब देर किस बात की, हम ऐसा ही करेंगे। किशन और साया ने हाईवे के एक जमीन पर एक छोटा सा पिज्जा का दुकान खोल लिया और उसका नाम रखा पिज्जा एक्सप्रेस हाईवे। देखते ही देखते एक दुकान चल पड़ी और उस दुकान पर भारी भीड़ इकट्ठा रहने लगी। देखा भाग्यवान, मैंने कहा था ना, हम जरूर काबिल होंगे। बस हमें मेहनत और लगन से सारे काम करने हैं। आपने सही कहा। अब बच्चे स्कूल में भी जाएंगे और हम उन्हें अच्छे कपड़े और अच्छा संस्कार भी देंगे। एक तरफ किशन के घर पर खुशियां आई हुई थीं, दूसरी तरफ रामचरण किशन की कामयाबी से जलने लगा था। रामचरण ने तय किया, उस किशन ने तो काया ही पलट दी और अब ये मैं देख नहीं सकता। कल मुझे मेरे पैसे देकर अपना घर और खेत दोनों मुझसे ले गया। मालिक, आप भी खामखा चिंता कर रहे हैं। हमें बस उसकी दुकान तोड़नी ही तो है, और क्या। आज ही रात को हम उसकी दुकान तोड़ देंगे। भाई साहब, आपके पास कुछ खाने को है? मैं कई दिनों से भूखी हूँ। आइए बहन जी, आप दुकान के अंदर आइए और पिज्जा खाइए। साया ने खुद अपने हाथों से एक पिज्जा उस सुंदर औरत को परोसा। वाह, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट पिज्जा है, पर मेरे पास देने के लिए तुम्हें पैसे नहीं हैं। मेरी पत्नी ने आपको बहन कहा है और आप अब घर की हुई। आप पैसों की चिंता ना कीजिए और पेट भर के खाइए। जैसे ही किशन ने इतना कहा, उस सुंदर औरत ने एक परी का रूप धारण कर लिया और उनसे कहने लगी, हमेशा खुश रहो किशन और साया। मैं एक मायावी परी हूँ। तुम्हारी नेकी और तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा मन मोहित कर लिया। अब से तुम जो भी पिज्जा बनाओगे वो विशाल पिज्जा बन जाएगा और एक पिज्जा खाते ही सभी का पेट भर जाएगा। तुम्हारे दुकान को अब कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। हमेशा खुश रहो। इतना कहकर वो परी वहां से गायब हो गई और किशन और साया उस परी के आशीर्वाद से बहुत ज्यादा खुश हो गए। रात को रामचरण अपने कुछ गुंडे लेकर उनके दुकान पर पहुंचा। जाओ, इसकी दुकान को हाईवे से नीचे गिरा दो। आप चिंता न करिए। जैसे ही वो गुंडे उस पिज्जा एक्सप्रेस हाईवे की दुकान के पास पहुंचे, सामने से एक पेड़ की डाली बहुत तेजी से उनकी तरफ आई और उन्हें अपने साथ उठाकर पेड़ के ऊपर लेकर चली गई। बचाओ, हमें बचाओ, यहाँ से नीचे उतारो, बचाओ हमें। उनकी आवाज सुनकर वहाँ पर किशन का परिवार आ गया और कहने लगा, बड़ा मजा आया। रामचरण काका तो पूरे बंदर लग रहे हैं। जी हाँ, जैसे को तैसा। मुझे माफ कर दो किशन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आइंदा से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी तंग नहीं करूंगा। साया के भाई को भी मैंने ही पैसे दिए थे ताकि तुम्हारी पत्नी और बच्चे खुश न रहें। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा परिवार कितनी मुश्किल में था, तुम्हें इसका अंदाजा भी है? जाओ और अब तुम ऐसे ही तड़पो। किशन और साया वहां से चले गए। रामचरण को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उस पेड़ ने उन्हें नीचे उतार दिया। तब से किशन अपना पिज्जा एक्सप्रेस हाईवे बहुत अच्छे से चलाने लगा और खुशहाल जिंदगी जीने लगा। एक गांव में शेखर नाम का 22 वर्षीय युवक रहा करता था। शेखर पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज्यादा होशियार था, मगर शेखर के माता पिता बहुत गरीब थे। शेखर का जब कॉलेज जाने का नंबर आया तो उसके पिता कमल प्रसाद अपने बेटे शेखर से बोले, बेटा, हमसे जहाँ तक हो सका हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, लेकिन इसके आगे अब हम तुम्हें नहीं पढ़ा सकते। लेकिन क्यों पिताजी? आप तो जानते हैं
कि मेरा कॉलेज जाने का सपना है। मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। शेखर की बात सुनकर शेखर की माँ अनीता ममता भरी नजरों से शेखर की ओर देखकर बोली, हर माता पिता यही चाहते हैं बेटा कि उनका बेटा बड़ा होकर अच्छे कॉलेज में जाए और वो अपने माता पिता का खूब नाम रोशन करे। लेकिन तुम तो जानते हो, तुम्हारे पिता ने तुम्हें मजदूरी करके यहाँ तक पढ़ाया है। कॉलेज की फीस का बोझ अब वो नहीं उठा सकते। कोई बात नहीं माँ, मैं पिताजी का दर्द समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि पिताजी ने एक एक रुपया जमा करके मुझे इंटर कराया है, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैंने इतनी शिक्षा प्राप्त कर ली है कि अब मैं बच्चों को पढ़ाकर अपने कॉलेज की फीस निकाल सकता हूँ। पूरे गांव में सिर्फ तुम ही ने इंटर किया है बेटा, वरना तुम तो जानते ही हो कि हमारे गांव का मुखिया किसी भी माता पिता को अपने बच्चों को पढ़ाने की सलाह नहीं देता। इस गांव में जिस किसी भी माता पिता ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचा तो मुखिया ने हमेशा उनके कान भर दिए। तुम्हारी माँ सही कह रही है बेटा। अरे लोग तो शिक्षा के फायदे बताते हैं, लेकिन हमारे गांव का मुखिया तो शिक्षा के नुकसान बताने बैठ जाता है। बोलता है कि पढ़ने लिखने के बाद लोग बेकार हो जाते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते। मेहनत करने से फिर वो दिल चुराने लगते हैं और मजदूरी करने में उन्हें शर्म आने लगती है। बेटा, मैं चाहती हूँ कि अब तुम अपने पिता के काम में हाथ बटाओ। तुम्हारे पिता अब बूढ़े हो चुके हैं। आपको क्या लगता है माँ कि मैं नहीं चाहता कि पिताजी अब आराम से बैठे? लेकिन आप ही बताइए, आप क्या चाहती हैं? क्या मैं भी पिताजी की तरह मजदूरी करूं? नहीं माँ, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। इतना कहकर शेखर वहाँ से चला गया। कमला प्रसाद अपनी पत्नी की ओर देखते हुए बोले, कोई बात नहीं, वो कुछ अलग और नया करना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? मेरा मन कहता है कि मेरा बेटा कुछ न कुछ बड़ा करेगा। अगले दिन शेखर अपना बैग पैक करके शहर जाने की तैयारी करने लगा। कहाँ जा रहे हो शेखर? मैं शहर जा रहा हूँ माँ। शहर में मेरा दोस्त नितिन रहता है। मैं उसके साथ उसके कमरे में रह लूंगा और वहाँ पर मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चे भी मिल जाएंगे। आप दोनों चिंता मत कीजिए और जैसे ही सब कुछ सही हो जाएगा मैं हर महीने आप लोगों को मनी ऑर्डर भेजता रहूंगा। इतना कहकर शेखर घर से निकल गया। शेखर बस स्टैंड पहुंचा ही था कि तभी वहां पर गांव का मुखिया टहलते हुए आ गया। शेखर को देखकर मुखिया मजाक उड़ाने वाले अंदाज में शेखर से बोला, क्या हाल है शेखर? कहाँ जाने की तैयारी है? मैं शहर जा रहा हूँ मुखिया जी। हाँ, मैंने सुना है कि तुम शहर में जाकर कॉलेज में पढ़ाई करना चाहते हो। तुम नई पीढ़ी के बच्चों में शर्म नाम की कोई चीज तो बची नहीं है। पिता मजदूरी करते करते बूढ़ा हो गया है, उसका हाथ बटाने की बजाय शहर में मौज मस्ती करने जा रहे हो। अपनी हद में रहिए मुखिया जी। आप क्या चाहते हैं कि मैं भी पिताजी की तरह जीवन भर मजदूर की तरह जीवन व्यतीत कर दूं? मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को इन मुसीबतों का सामना नहीं करने दूंगा। इतना कहकर शेखर बस में चढ़ गया और कुछ ही घंटे में वो शहर पहुंच गया। शहर में वो अपने दोस्त नितिन के पास पहुंचा ही था कि उसे अचानक देखकर नितिन चौंक गया। क्या बात है शेखर, तुम अचानक यहाँ कैसे? शेखर ने सारी बात नितिन के सामने रख दी। मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरा रूम पार्टनर 2 दिन के बाद यहाँ पर आ जाएगा। कोई बात नहीं, मैं यहाँ जमीन पर बिस्तर बिछाकर सो जाया करूंगा। वैसे भी तुम और तुम्हारा रूम पार्टनर तो कॉलेज में चले जाते हैं। मैं सुबह और शाम बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया करूंगा और तुम्हारे साथ कॉलेज चला जाया करूंगा। आई एम सॉरी शेखर, ये बातें कहने में अच्छी लगती हैं, लेकिन सच ये है कि 3 लोग एक रूम में एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तुम्हें यहाँ से जाना होगा और वैसे भी तुम्हें अपने माता पिता को गाँव में अकेला छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए था। जाओ, जाकर उनके साथ मजदूरी करो। शेखर मुंह लटकाकर वहाँ से चला गया और फुटपाथ पर बैठकर सोचने लगा। अगर गांव वापस चला गया तो सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। शेखर काफी देर तक गहरी सोच में गुम रहा। कुछ देर बाद एक बूढ़ा व्यक्ति शेखर के पास आकर बोला, मैं काफी देर से देख रहा हूँ कि तुम फुटपाथ पर अकेले बैठे हुए हो। कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। शेखर ने जब उस बूढ़े को देखा तो उसे उनमें अपने पिता की झलक नजर आई। शेखर ने सारी बात उस बूढ़े व्यक्ति को बता दी कि किस तरह उसके दोस्त नितिन ने उसे अपमानित करके रूम से निकाल दिया।
तुम ये क्यों सोचते हो कि तुम पढ़ लिख कर ही बड़े आदमी बन सकते हो? आजकल जमाना बहुत बदल गया है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। ये सच है कि शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा सच ये है कि इस देश में जितने भी बड़े बिजनेसमैन और बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक हुए हैं, उन सब ने बहुत कम पढ़ाई लिखाई की थी। मेरी एक पिज्जा की दुकान है, तुम चाहो तो मेरी दुकान पर काम कर सकते हो और रात में मेरी दुकान पर रुक भी सकते हो। इस तरह तुम्हें अपने गांव वापस नहीं जाना पड़ेगा। शेखर को उस बूढ़े व्यक्ति की बात बहुत ज्यादा पसंद आई। उस दिन के बाद से शेखर उस बूढ़े व्यक्ति की दुकान में डिलीवरी बॉय का काम करने लगा। वो दिन भर मेहनत करके पिज्जा की डिलीवरी करता और रात के समय बूढ़ा व्यक्ति जब दुकान बंद करके चला जाता, तब शेखर उसकी दुकान में ही बैठकर रात भर पढ़ाई करता। धीरे धीरे शेखर की समझ में आने लगा कि पढ़ाई और व्यापार दोनों अलग अलग बातें हैं। एक दिन शेखर उस बूढ़े व्यक्ति से बोला, मैं पिज्जा बनाना सीखना चाहता हूँ। क्यों नहीं बेटा, जरूर, आज से ही तुम किचन में काम करोगे। शेखर कुछ ही दिनों में बहुत बढ़िया पिज्जा बनाना सीख गया। उसके हाथ के बने हुए पिज्जा लोगों को बहुत पसंद आने लगे। शेखर अब कुछ पैसे बचाकर अपने माता पिता को भी मनी ऑर्डर कर देता था। अचानक उस बूढ़े व्यक्ति का देहांत हो गया। बूढ़े व्यक्ति के देहांत के बाद उस बूढ़े व्यक्ति का बेटा शेखर से बोला, मैं तुम्हें शुरू से पसंद नहीं करता था। पिताजी को पता नहीं तुम्हारे अंदर ऐसा क्या नजर आया था कि उन्होंने पूरी दुकान तुम्हें सौंप दी। तुम यहाँ से जा सकते हो। ऐसा मत कीजिए, अगर आप मुझे दुकान से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? अरे कहीं भी जाओ, मुझे उससे क्या। वैसे भी तुम्हें पिज्जा बनाना तो आता ही है। जाओ, जाकर कहीं और पिज्जा बनाओ। आइंदा मेरी दुकान के इर्द गिर्द भटक भी मत जाना। चलो निकलो यहाँ से। शेखर चुपचाप अपना सामान लेकर उसकी दुकान से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर वो फिर से उसी फुटपाथ पर गया जहाँ पर उसकी पहली मुलाकात उस बूढ़े व्यक्ति से हुई थी। मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे हाथ का पिज्जा शहर के लोगों को बहुत अच्छा लगता है और वैसे भी कई लोग मुझसे कह चुके हैं कि मुझे खुद की अपनी दुकान खोलनी चाहिए। क्यों ना मैं उन सब से मदद मांगू। अब से मैं अपना व्यापार खुद से शुरू करूंगा। किसी के आगे अब हाथ नहीं फैलाऊंगा। इतना कहकर शेखर हर उस जगह पर जाने लगा जहां वो पिज्जा डिलीवरी किया करता था। शेखर के स्वभाव को देखते हुए सभी लोगों ने उसकी बहुत मदद की और कुछ ही दिनों में शेखर ने शहर में एक छोटी सी दुकान किराए पर लेकर उसमें पिज्जा बनाने लगा। मगर शेखर की दुकान नहीं चली क्योंकि शहर में ब्रांडेड पिज्जा खाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। शेखर इसी परेशानी में रात के समय एक बहुत पुरानी बेकरी के पास बैठा हुआ था कि तभी एक व्यक्ति की आवाज उसके कानों में टकराई। कौन हो तुम? मेरा नाम शेखर है। आप कौन है? मेरा नाम मोहनलाल है। वो बेकरी देख रहे हो? मैं तो काफी समय से देख रहा हूँ। ये बेकरी तो बंद पड़ी हुई है। मेरी बेकरी रात में ही स्टार्ट होती है। मेरी बेकरी में वड़ा पाव बहुत ही अच्छा बना करता है। वैसे तुम क्या करते हो? अब मैं आपको क्या बताऊं बाबा, मैं पिज्जा बनाता हूँ। कुछ समय पहले मैंने कर्ज लेकर किराए पर दुकान ली थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा पिज्जा लोग खरीद ही नहीं रहे। क्योंकि तुम्हें कुछ नया आइटम बनाना चाहिए बेटा। तुम वड़ा पाव पिज्जा क्यों नहीं ट्राई करते? वड़ा पाव पिज्जा? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा? मैं तो पहली बार इसका नाम सुन रहा हूँ। मुझे तुम्हारा स्वभाव बहुत पसंद आया बेटा। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। मुझे वड़ा पाव बनाने की बहुत सी विशेष विधि आती है। कुछ समय पहले मैंने वड़ा पाव पिज्जा बनाने की विधि एक विदेशी से सीखी थी। तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो विधि सिखा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त बाबा? मेरी जो वड़ा पाव पिज्जा बनाने की विधि है उसके लिए तुम्हें सिर्फ मेरी ही बेकरी से वड़ा पाव खरीदने पड़ेंगे। लेकिन मेरे पास आपके वड़ा पाव खरीदने के पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, तुम्हें मैं उधार देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है बाबा कि वड़ा पाव पिज्जा बिकेगा ही बिकेगा? जरूर बिकेगा बेटा, और देखते ही देखते तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। इतना कहकर मोहनलाल शेखर को बेकरी के अंदर ले गया। शेखर ने देखा कि बेकरी अंदर से बहुत बड़ी बनी हुई थी, पर वहाँ पर एक भी मजदूर काम नहीं कर रहा था। सिर्फ मशीन ही काम कर रही थी, जो कि ऑटोमेटिक तरीके से वड़ा पाव बनाकर तैयार कर रही थी। बाबा, यहाँ तो कोई मजदूर नहीं है
और इतनी बड़ी मशीन की आवाज तो बाहर लग ही नहीं रही। ये ऑटोमेटिक मशीन है बेटा, कुछ समय के बाद तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। मोहनलाल बेकरी के अंदर शेखर को वड़ा पाव बनाने की विधि समझाने लगा। कुछ ही देर में शेखर की समझ में आ गया। शेखर बहुत सारे वड़ा पाव लेकर अपनी दुकान पर गया और सुबह तक उसने सारे वड़ा पाव पिज्जा बनाकर तैयार कर दिए, जिनकी सुगंध दूर दूर तक जा रही थी। एक बाइक सवार युवक जो कि वहाँ से गुजर रहा था, अचानक शेखर की दुकान के सामने बाइक रोककर खड़ा हो गया। यहाँ तो बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। ये वड़ा पाव पिज्जा की सुगंध है। मैं तो इस तरह के पिज्जा के बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। लाओ जरा मुझे भी टेस्ट कराओ। शेखर ने एक वड़ा पाव पिज्जा उसे दे दिया। पिज्जा खाकर वो युवक खुशी से उछल पड़ा। यकीन मानो, मैं पिज्जा खाने का बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, लेकिन इतना लजीज पिज्जा मैंने पहले कभी नहीं खाया। ये वड़ा पाव पिज्जा है सर, क्या आपको पसंद आया? मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ, तुम्हारे वड़ा पाव पिज्जा की तारीफ टीवी पर जरूर करूँगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। कुछ ही दिनों में देखते ही देखते शेखर का वड़ा पाव पिज्जा प्रसिद्ध होने लगा। अब शेखर ने अपना खुद का एक बहुत अच्छा मकान शहर में ले लिया था। शेखर ने अब MBA कंप्लीट कर ली थी, मगर अब उसका पूरा ध्यान अपने वड़ा पाव पिज्जा के बिजनेस की ओर था। कुछ समय बाद एक कंपनी का मालिक शेखर के पास आकर बोला, मेरा नाम एडवर्ड है, मैं अमेरिका में रहता हूँ। मैंने तुम्हारे वड़ा पाव पिज्जा की तारीफ बहुत सुनी है। मैं चाहता हूँ कि आज से ही तुम अपने वड़ा पाव पिज्जा की ब्रांच अमेरिका में भी खोलो। सच तो ये है कि मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है। शेखर ने एडवर्ड के साथ पार्टनरशिप कर ली और देखते ही देखते शेखर का वड़ा पाव पिज्जा वर्ल्ड में फेमस होने लगा। कुछ दिनों बाद शेखर को बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड भी मिला। उस अवार्ड के मिलने की खुशी में शेखर के माता पिता गांव के मुखिया के साथ शेखर के पास पहुँचे। वैसे तो मुझे शुरू से ही यकीन था कि तुम कुछ अलग और बड़ा ही करोगे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा मेरे बेटे कि तू इतना बड़ा आदमी बन गया। तुम्हारे पिता बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। मुझे खुशी है कि तुमने उस वक्त मेरी बात नहीं मानी। अगर तुम मेरी बात मान लेते तो तुम भी अपने पिता की तरह एक मजदूर ही रहते। मुझे माफ कर दो शेखर, मुझे समझ में आ गया है कि अगर प्रतिभा के साथ शिक्षा भी जुड़ जाए तो फिर इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तुमने न सिर्फ हमारे गाँव का बल्कि इस देश का भी नाम बहुत रोशन किया है। मुझे तुम पर गर्व है। शेखर ने मुखिया और अपने माता पिता से बोला, मेरी इस सफलता के हकदार मेरे मित्र मोहनलाल जी हैं। अगर वो अपनी बेकरी से वड़ा पाव मुझे नहीं देते तो शायद मैं कभी इतना बड़ा आदमी नहीं बनता। आज भी उन्हीं की बेकरी के बने हुए वड़ा पाव मेरी कंपनी में आते हैं। तो फिर तो तुम्हें उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए बेटा। आपके आने से पहले मैं उन्हीं के पास जाने की तैयारी कर रहा था। तो जाओ बेटा, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। शेखर अपनी कार से उस बेकरी के पास पहुंच गया। वो काफी दिनों बाद बेकरी के पास आया था। मोहनलाल ने काफी दिनों से शेखर से पेमेंट भी नहीं मांगी थी, मगर शेखर ने देखा कि उस बेकरी के पास कोई भी मौजूद नहीं था। वो बेकरी बंद पड़ी हुई थी। शेखर हैरत से उस बंद बेकरी की ओर देखने लगा कि तभी एक व्यक्ति की आवाज उसके कानों में टकराई। क्या देख रहे हो? मेरा नाम शेखर है। वैसे तो इस समय मोहनलाल जी बेकरी के सामने ही होते हैं, लेकिन पता नहीं आज उनकी बेकरी बंद है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये बेकरी तो बरसों से बंद पड़ी है और जिन मोहनलाल की तुम बात कर रहे हो वो तो बहुत सालों पहले हुआ करते थे। क्या कहना चाहते हैं आप? मोहनलाल जी 1950 के दशक में इस बेकरी के मालिक थे। आप कौन हैं? मैं एक साफ सफाई करने वाला कर्मचारी हूँ। इतना कहकर उस व्यक्ति ने कुछ चेक निकाल कर शेखर को दिए। कई महीनों से मुझे ये चेक यहाँ पर पड़े हुए मिल रहे हैं। इसमें किसी शेखर नाम के व्यक्ति के सिग्नेचर हैं। क्या वो तुम ही हो? हाँ, वो मैं ही हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम ऐसे व्यक्ति के नाम पर चेक काट कर फेंक रहे हो जो इस दुनिया से 70-80 साल पहले ही जा चुका है। इतना कहकर वो चला गया। शेखर की समझ में अब सारा माजरा आ चुका था। वो समझ चुका था कि शायद वो वड़ा पाव जिसका वो वड़ा पाव पिज्जा बना रहा था वो चमत्कारिक थे। शेखर मुस्कुराता हुआ चुपचाप वहाँ से वापस चला आया, मगर वो आज भी वड़ा पाव पिज्जा बनाने के लिए प्रसिद्ध है। मोहनलाल गांव का संपन्न किसान था, लेकिन पत्नी गायत्री की बीमारी में सभी खेत बिक चुके थे। इसलिए उसने अपने घर के पास पराठे की दुकान खोल ली थी। जल्द ही उसके व्यवहार और स्वादिष्ट पराठे ने कस्बे के लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। सुमित्रा और राजू के स्कूल के पास एक पिज्जा की दुकान खुली थी, जिसका प्रचार रेडियो, अखबार
और ऑटो पर हैंडबिल व पोस्टर चिपकाकर पूरे जोर शोर से किया गया। भाई कल हमने पिज्जा खाया। क्या पिज्जा था? मैं और मेरे पिताजी अपनी कार पार्किंग पर पिज्जा ऑर्डर के बाद घंटों इंतजार किए, तब हमें पिज्जा मिला। अच्छा, क्या इतना अच्छा स्वाद है पिज्जा का? और नहीं तो क्या, तुम लोगों को तो घुसने भी नहीं देंगे गार्ड। घुसने क्यों नहीं देगा? अरे वो तुम्हारे पापा की फुटपाथ की पराठे की दुकान थोड़ी है ना, जो कोई भी मुंह उठाकर चला जाएगा। उस दुकान का एक स्टेटस है, बड़े बड़े लोग अपनी गाड़ी लगाकर खड़े रहते हैं, तब जाकर उन्हें पिज्जा खाने को मिलता है, समझ गए? रॉकी की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। सुमित्रा को पराठे वाले का मजाक पसंद नहीं आता। राजू जब स्कूल से घर जा रहा होता है तो पिज्जा की दुकान पर लोगों की भीड़ देखकर रुक जाता है। सुमित्रा उसे समझा बुझाकर घर ले आती है। पिताजी हमें भी पिज्जा खाना है। ठीक है बेटा, खिला दूंगा कभी। अभी गरम गरम आलू के पराठे बनाए हैं, वो खा लो। मुझे नहीं खाना, मुझे तो पिज्जा ही खाना है। देख राजू, पिज्जा बहुत महंगे आते हैं, उतना पैसा हमारे पास नहीं कि तुम्हें पिज्जा दिलवा सकूं, लेकिन वादा करता हूं कि एक दिन तुम्हें पिज्जा जरूर खिलाऊंगा। नहीं पिताजी, मुझे तो कल ही पिज्जा चाहिए। अगर पिज्जा नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। राजू, जिद मत करो। पिताजी बोल रहे हैं ना कि एक दिन हम लोगों को पिज्जा खिलाने ले जाएंगे। नहीं दीदी, मुझे तो पिज्जा कल ही खाना है। रॉकी भैया ने स्कूल में बताया कि पिज्जा कितना अच्छा होता है। अरे राजू, वो डॉक्टर का बेटा है, उसके पास ढेरों पैसे हैं। चल अब खाना खा। पराठे खाकर बच्चे सो गए, लेकिन मोहनलाल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह अपनी गरीबी को कोस रहा था कि कितना बेबस है वो, जो अपने बच्चों की मामूली खाने की मांग को भी पूरा नहीं कर सकता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोचते सोचते न जाने कब उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह बच्चे स्कूल गए। आज भी पूरे स्कूल में पिज्जा की ही चर्चा हो रही थी। दोस्तों, कल मेरा जन्मदिन है और कल मेरी तरफ से कल शाम को सभी को पिज्जा पार्टी है। कल संडे है और स्कूल की भी छुट्टी है। सभी कल शाम में अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आना, ओके? भैया, हम भी आएंगे ना? हमें नहीं बोला आपने? नहीं, तुम लोग वहाँ नहीं जा सकते। वहाँ सभी बड़े बड़े लोग आते हैं, स्टेटस वाले लोग आते हैं। तुम बस पराठे खाओ। चल राजू, इनके पिज्जा से कहीं स्वादिष्ट और अच्छे हमारे पराठे हैं। अरे जा, बंदर को क्या पता कि अदरक का स्वाद क्या होता है। स्कूल के बाहर जो पिज्जा का पोस्टर लगा है ना, उसे ही देखते रहो और पराठे खाओ, समझना कि पिज्जा खा रहे हो। रॉकी, ऐसा नहीं कहते। चलो सुमित्रा, इसे तो ऐसे ही बोलने की आदत है। राजू की फोटो देखकर पराठा खाने वाली बात पर सभी हंसने लगे। सुमित्रा और राजू को बहुत बुरा लगा। दोनों घर आ गए। अरे राजू, यूं मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? वो पिताजी, बात ये है कि कल रॉकी का जन्मदिन है और सभी को बुलाया है, पर हमें छोड़कर, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े लोग होंगे। बस इतनी सी बात। कल हम तुम लोगों के लिए आलू का मस्त पराठा बनाएंगे और हम सब पार्टी करेंगे। मुझे नहीं खाना पराठा, मुझे तो बस पिज्जा खाना है। मुझे पिज्जा चाहिए। बेटा, मैंने बताया ना कि अभी हमारे पास तुम लोगों के फीस भरने के पैसे नहीं हैं। पिज्जा कहाँ से खिलाऊंगा? इतना कहकर मोहनलाल आंखों में आंसू लिए घर से बाहर प्रथा के दंग पर चला गया। राजू, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पिज्जा की जिद छोड़ दे मेरे भाई। जब पैसे होंगे तो हम जरूर पिज्जा खाने चलेंगे। आज तक कभी हमारे पास पैसे हुए हैं क्या? सभी नए नए कपड़े पहनते हैं और हम 2 साल से एक ही कपड़े पहन रहे हैं। क्या हम कभी पिज्जा नहीं खा पाएंगे दीदी? ऐसी बात नहीं है मेरे भैया, हम लोग पिज्जा एक दिन जरूर खाएंगे। उस रात राजू ने खाना नहीं खाया। घर में किसी ने खाना नहीं खाया। सुबह मोहनलाल उठा और बाजार चला गया। वापस आया तो देखा कि राजू अभी तक सो रहा था। सुमित्रा से पता चला कि राजू अभी भी रूठा हुआ है, खाना भी नहीं खाया है। उठो बेटा, आज हम तुम लोगों को पराठा पिज्जा खिलाएंगे। चलो उठो। पिताजी, मैंने बोल दिया ना, जब तक पिज्जा नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मोहनलाल पराठे पर चीज, फ्रूट्स और सैलेड डालकर पिज्जा बनाता है, लेकिन लाख समझाने के बावजूद राजू नहीं खाता। सुमित्रा भी पूरी कोशिश करती है राजू को मनाने की, पर असफल रहती है। आज फिर सभी भूखे ही सो जाते हैं। आधी रात को राजू को जोर से भूख लगती है। वो किचन में जाकर रखा हुआ पराठा पिज्जा खाता है।
उसे बहुत अच्छा लगता है। वह पराठा पिज्जा चट कर जाता है। मोहनलाल चुपचाप उसे खाते हुए देख लेता है। सुबह उठकर मोहनलाल बाजार चला जाता है। वापस आकर सुमित्रा को बुलाता है। सुमित्रा, ओ सुमित्रा, जी पिताजी, आई। ये ले पैसे और स्कूल से आते समय पिज्जा लेते आना। पिताजी, पैसे कहाँ से आए? वो कहीं से आ गए। और हाँ, मैंने टिफिन में पराठा पिज्जा रख दिया है, खा लेना याद से। सुमित्रा घर से स्कूल के लिए निकल रही थी तो पिताजी की साइकिल बाहर नहीं लगी थी। समझने में देर न लगी कि पिताजी ने साइकिल बेचकर पैसे लाए थे। सुमित्रा और राजू स्कूल पहुँचे। स्कूल में कल की रॉकी की पिज्जा पार्टी की ही धूम थी। सभी की जुबान पर पिज्जा पार्टी की ही चर्चा थी। लंच में सुमित्रा और राजू पराठा पिज्जा खा रहे थे तो वहाँ रीता आ गई। अरे, तुम दोनों ये कौन सी डिश खा रहे हो? ये हमारे पिताजी ने बनाया है, पराठा पिज्जा। हाँ, ये स्पेशल डिश पिताजी ने बनाई है। लो, तुम भी खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। अरे वाह, बहुत मस्त पराठा पिज्जा है। ये तो बहुत ही अच्छा पराठा पिज्जा है। देखो, आओ देखो, पराठा पिज्जा कल के पार्टी वाले पिज्जा से कहीं ज्यादा टेस्टी है। सुमित्रा प्लीज, मुझे भी एक टुकड़ा दो ना। हाँ, ये लो रॉकी, तुम भी खाओ। वाह, सही में ये कितना टेस्टी है पराठा पिज्जा। ऐसा तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया था। जल्द ही पूरे कस्बे में पराठा पिज्जा की चर्चा फैल गई। सुमित्रा ने पिताजी को पराठा पिज्जा बनाने की सलाह दी। अब उनकी दुकान पर भीड़ लगने लगी थी। पिज्जा की दुकान में लगातार ग्राहकों की कमी होने लगी। पिज्जा की दुकान बंद होने की कगार पर आ गई। तभी एक दिन पिज्जा दुकान के मालिक खुद मोहनलाल के पास आया। मोहनलाल जी, आपके पराठा पिज्जा का बहुत नाम सुना था, आज टेस्ट भी कर लिया। सचमुच लाजवाब है। वाकई तुम्हारे हाथों में तो जादू है। जी धन्यवाद। क्यों ना हम दोनों मिलकर साथ काम करें। आप मेरी दुकान का उपयोग कीजिए, मैं फंडिंग और मार्केटिंग देख लूंगा। जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा बांट लेंगे। मोहनलाल को ये प्रपोजल अच्छा लगा। दोनों मिलकर साथ काम करने लगे। प्रथा पिज्जा का टेस्ट और अच्छी मार्केटिंग से जल्द ही उनकी दुकान कई शहरों में खुल गई। अब मोहनलाल सेठ मोहनलाल कहलाने लगा। वे शहर में आलीशान बंगले में रहने लगे।